नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा गणी वणक्कम। आप सभी का ऑल न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायणन सर और मुद्दा है डीप स्टेट का। जी सर, अ वेरी वार्म वेलकम। डीप स्टेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीप स्टेट, द ओल्ड वन एंड द न्यू वन, और दोनों का राम मंदिर पे अलग अलग देखने का नजरिया है। तो उसी पे से स्टार्ट करते हैं। जी सर, अ वेरी वार्म वेलकम। हाँ जी, नमस्कार, जय भारती। हाँ, तो एक्चुअली कोलोकियली हम न्यू एंड ओल्ड डीप स्टेट बोल देते हैं, लेकिन डीप स्टेट जो एक्चुअल कंट्रोल करता है वो है एक, और नीचे जो लोग उनके काम करते हैं वो बदलने वाले हैं। वो बदलने में समय लग रहा है, तो वो है नया नया जो है डीप स्टेट का सेटअप। ये डीप स्टेट काफी पहले से चल रहा था। आप अंदाजा लगा लो, ग्लोबल होल्ड इनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आ गया था। इसका स्ट्रक्चर है, एक काउंसिल है, पुराने जो खानदानी रईस थे ग्लोबली, तो ऑब्वियसली उसमें राजा महाराजा भी थे और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर फैमिलीज हु कंट्रोल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे। और उनका केवल एक ही है कि हमारा पैसा जाया नहीं जाना चाहिए, वी शुड कीप अर्निंग। उसको कंट्रोल करने के लिए इनिशियली आए थे आपके, ये जिनको हम वोक कहते हैं, मैं उनको एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट कहता हूं, और उन्होंने इस्लामिस्ट को भी यूज किया था। उनका केवल यही है कि हर देश जहां पे वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं उनको तोड़ के रखो कि आपस में लड़ते रहे। कास्ट, रिलीजन, रेस, क्लास, यानी जो हिसाब आपको लगाना है उसको तोड़ो। और उसके लिए उन्होंने जितने भी आपके मीडिया हाउसेस हैं, प्रेस हैं, प्रिंटेड मीडिया है, यूएस के काफी सारे आईवी लीग्स हैं, यूरोप के हैं, हमारे खुद के हैं, सारे देश में उन्होंने ये फैला रखा था, थिंक टैंक्स वगैरह सब कुछ, ताकि वो नैरेटिव कंट्रोल करें। और उनका सबसे प्राइम जो ग्लोबल इवेंट होता है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो डावोस में होता है। इसमें हमें शक नहीं करना चाहिए, जॉर्ज सोरोस उनका एक बंदा था। और इनके पैसे जो है 15-20 ऐसे हेज फंड्स कंपनीज हैं दुनिया के, जिसमें मोटे मोटे बड़े बड़े जो है वैनगार्ड है, ब्लैक रॉक है, स्टेट स्ट्रीट है, ये इनके पैसे कंट्रोल करते हैं। थे कौन ये लोग? अगर यूएस की तरफ देखें तो सबसे पहला नाम आता है रॉकेफेलर, और फिर नाम आते हैं डूपॉन्ट, कारगिल, मैकमिलन, प्रिट्जर, जॉनसन, मेलन, सैकलर, हर्स्ट, कॉच, वॉल्टन। ये सारे एमएनसी में इनके पैसे गए हुए हैं। चाहे हम फार्मा बोले, चाहे इंडस्ट्री बोले, चाहे आईटी बोले, चाहे एग्रीकल्चर बोले, सब में इनका पैसा लगा हुआ है। सिमिलरली यूरोपियन डायनेस्टीज में सबसे पहले ऊपर आता है वेटिकन, उसके बाद आता है फेमस बैंकर रॉथशिल्ड, और कई लोग ये नाम पहचान नहीं पाएंगे, आप भी मेरे को बताना, हाउस ऑफ सैक्से कोबर्ग एंड गोथा, बहुत फेमस फैमिली है। आपने कभी सुना है इनका नाम? इन्होंने नाम बदल दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब लड़ाई हुई थी जर्मन्स के साथ। इनका असली आजकल का नाम है हाउस ऑफ विंडसर, द ब्रिटिश रॉयल्टी। इट इज ओरिजिनली सैक्से कोबर्ग, क्योंकि वो उस खानदान में शादी हुआ था उनका, जर्मन खानदान में। और छोटे मोटे दूसरे रॉयल फैमिलीज हैं यूरोप के। एक फैमिली है शैफेलर फैमिली, वेंडल फैमिली, वॉलनबर्ग फैमिली, क्वांट फैमिली, रेनमैन फैमिली। इन्होंने हर तरफ में अपना पैसा डाला हुआ है, ये देश के पैसे नहीं है। अगर आप आईएमएफ और जीडीपी और वर्ल्ड बैंक का लो, तो वर्ल्ड का जीडीपी टोटल आज के तारीख में $100 ट्रिलियन है। इनमें से तकरीबन
13, 14, 15 ये खानदान है, मैंने 19 के गिना दिए हैं। इन सब के पता है कितने पैसे इन्वेस्टेड है? $550 ट्रिलियन एंड काउंटिंग। 5 गुना वर्ल्ड के जीडीपी से। इनको बोलते हैं क्राउन काउंसिल। इनको कोई मरता है, कोई जीता है, कहीं लड़ाई छिड़ गई, कहीं कुछ छिड़ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। इनके नीचे है कमिटी ऑफ 300। उनका यही हुक्म है कि भाई साहब आपने कोऑर्डिनेट करना है कि हमारे पैसे बने रहे। ठीक है। अब क्या हुआ है, चाइना में शी जिनपिंग आ गया तो उसने पूरा सत्यानाश कर दिया। ओके। देन मिडिल ईस्ट में आपको एमबीएस आ गया और एमबीजेड आ गया। वो इंडिपेंडेंट हो गए इनसे, इनकी बात नहीं सुनते हैं। यहां पे भारत राइज कर गया बगैर उनकी मदद से, किसी की मदद से नहीं। अब उनको लगता है कि यार अगर हमने हाथ पकड़ना है, क्योंकि बाकी सब देश भारत का हाथ पकड़ते हैं, तो हमने भारत का हाथ पकड़ना है तो हम बढ़ सकते हैं। लेकिन स्यापा क्या है, 70 साल में इन लोगों ने क्या किया है कि ये अपने सारे संसार में हर लेवल पे इनके जो चम्मच हैं बैठे हुए हैं। जो इनका लाइन टो करता है उसी को लेके आ रहे हो। मतलब मेरिट पे नहीं आया, वो कनेक्शन पे आया है। तो 70 साल के बाद अभी तो वो थके हुए लोग आए हैं ना, जो सोच सकते हैं। वो तो है नहीं इनके साथ, क्योंकि वो इनके साथ खड़े नहीं होंगे। बी दैट एसेट में इनके पास एक स्ट्रैटेजी था। अभी जो नए लोग को ला रहे हैं ये, इससे पता लग जाता है कि पुराने को वो निकालना चाहते हैं, जो क्राउन काउंसिल और ये कमिटी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। कैसे? पहली बात, जॉर्ज सोरोस के पास अब पैसे नहीं बचे। इसने ऑलमोस्ट अबाउट 30-40% अपना ले ऑफ कर दिया। यूरोप से पूरे ऑफिस अपने सारे बंद कर दिए। इसके ऑफिस सब तरफ बंद होते जा रहे हैं। मतलब इसके पास पैसे नहीं है, तो मतलब इसको पैसे मिल नहीं रहे हैं। हेज फंड्स जैसे वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, ये सारे अभी चाइना से निकल के आगे हैं, आपके यहां आना चाहते हैं। तो आप चाइना का स्टॉक मार्केट देख लो। लास्ट मैंने पढ़ा था 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स लॉस हो चुका है स्टॉक मार्केट। इन्हें 700 ट्रिलियन 300 बिलियन। और ये इंजेक्ट क्या कर रहा है पैसा? 300 बिलियन की किसी तरह से बचे। योर ओन स्टॉक मार्केट फ्रॉम योर ओन टर्नओवर, इनके पैसे से नहीं। अभी पैसा नहीं आया, ऑफिस यहाँ पे खोलने लग रहे हैं। आपका स्टॉक मार्केट इज नाउ अबाउट हांगकांग, यू आर द वर्ल्ड नंबर 4। ओके। सो ये इंडिया की तरफ आना चाहते हैं। इनसे भारत से कोई मतलब नहीं है, हमें क्लियर हो जाना चाहिए। आप राइज करें ना राइज करें, इनसे कोई मतलब नहीं है। वो देख रहे हैं कि आप ही एक देश हो जो 7% जीडीपी में बढ़ रहा है, तो वो स्टॉक मार्केट में डाल के आपका स्टॉक मार्केट प्ले करके पैसा कमाना चाहते हैं। हमें ध्यान से रहना पड़ेगा कि ये अलाउ नहीं करने देना है, नहीं तो वो निकल के चले जाएंगे और आपका स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएगा ना। ध्यान से देखना है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट आता है। सेबी हैज टू बी वेरी केयरफुल। उनके पैसे पे कंट्रोल रखना चाहिए, वो नहीं। एशियन मार्केट जो एशियन टाइगर्स थे फटाफट बढ़ने लगे। यूएस और वेस्ट को आंख दिखाया तो 96-97 में क्या हुआ? क्रैश करके उनकी पूरी इकोनॉमी को खत्म कर दिया था तकरीबन। अब चाइना के साथ क्या हो रहा है? उसने पूरा अपना 80-85% एक्सपोर्ट पे ही रखा। वो सारी दुकान बंद करके पैसे लेके निकल आए, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई। लोगों के पास वो इनकम डिस्पैरिटी को क्लोज नहीं किया उसने। अब लोगों के पास पैसा नहीं है। अब वो
स्टेट एक्सपेंडिचर कर करके जीडीपी दिखा रहा है, लेकिन प्राइसेस का आप देखोगे तो स्टैगफ्लेशन चल रहा है। मतलब मैं बना रहा हूं, लेकिन मुझे जितना पैसा लग रहा है बनाने में, उससे कम पैसे में मुझे बेचने में मजबूर हूं मैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, मेरा माल बिक नहीं रहा। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। हमारा कभी भी पूरा डिपेंडेंस उस पर जाना नहीं चाहिए। आज भी हमारा डिपेंडेंस ज्यादा इंटरनल कंजम्पशन में है, वो बाकायदा हमें रखना चाहिए। हमारा इंटरनल कंजम्पशन पे जोर एंड साथ साथ एक्सपोर्ट पे जोर। ये नहीं होना चाहिए कि एक्सपोर्ट ज्यादा, इंटरनल कंजम्पशन कम, दोनों बराबर रखना है। तभी आप ये जो नए अभी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अभी हम अपना सारा कुछ सेट कर देंगे, क्योंकि नए जो इनका स्टेट का स्ट्रैटेजी अभी तक निकला नहीं है, डीप स्टेट का किस तरह से वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वो निकला नहीं है। क्यों? उनको डर भी है। डर इस बात का है, पहले भी मैं कह चुका हूं, आपके चैनल में भी कह चुका हूं, बाकी जितने ये ग्लोबल नॉर्थ है, बाकी जितने भी ये नेशंस हैं अपने फार ईस्ट में, चाइना, ये सारे यूएस और वेस्टर्न यूरोप से एडेड हैं, उनकी मदद से बड़े हुए। हमें किसी की मदद नहीं मिली। फॉर्मली इनफॉर्मली हम सैंक्शंस में हैं, हमें टेक्नोलॉजी डिनायल होता रहा है। इसके बावजूद आज आप इस मुकाम पे खड़े हो कि आप बढ़ रहे हो, और सारी संसार देख रहा है कि भारत की इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबल इकोनॉमी टिका हुआ है, क्योंकि यही एक देश है जो एक्चुअली 7% जीडीपी, 7.5% जीडीपी ग्रो भी कर रहा है, और इंटरनल कंजम्पशन भी है। डोल पे कोई नहीं चल रहा है। आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, लोग बिजनेस वगैरह खोल रहे हैं, स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। तो ये उनको डर है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आदत लगी हुई है 70 साल से कि जहां भी हम पैसे लेके जाएंगे हमें उस देश को कंट्रोल करना है। इसीलिए इनका सीआईए के साथ, वो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ रेजिम चेंज होता था। जो रेजिम इनके बारे में सोचता नहीं था और पॉलिसी लेके आता था जहां पे इनके पैसे कट जाएंगे, तो रेजिम चेंज हो जाता था। सदाम हुसैन को क्यों ओवरथ्रो किया? वो डब्ल्यूएमडी वगैरह तो बहाना था। जो ईरान और रशिया के साथ मिलके वो एक अलग ऑयल बेचने का बोर्स बना रहा था, जहां पे यूएस डॉलर इस्तेमाल नहीं होगा, वो यूरो इस्तेमाल करना चाहता था। वो खुलने से पहले ना ही वहां पे हमला भी किया, उसको ओवरथ्रो भी किया और उसको मार भी दिया। लिबिया भी ये करना चाहता था, तो हमें मालूम है कद्दाफी के साथ क्या हुआ। इस पे सीरिया भी जुड़ना चाहता था, तो आप देख लो सीरिया का क्या किया इन्होंने। तो ये ईरान के पीछे इसीलिए पड़े हैं, क्योंकि वो भी यही करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहे ज्यादा। अब चाइना उसको मदद करता है, जो कुछ थोड़ा बहुत चाइना मदद करता है, लेकिन नेक्स्ट हिट लिस्ट पे ईरान पक्का है रेजिम चेंज के लिए। ये रेजिम चेंज करवाते हैं ताकि आप उनके साइड के हो, और वो डर इसको लगा हुआ है कि भारत के मतदाता जो है इनकी बात नहीं सुनते। 2 दफा हो चुका है, और तीसरी दफा भी उनको यही डर है कि अब तीसरी दफा भी यही होने वाला है कि मतदाता ने इनकी बात सुननी ही नहीं है। और आप मोदी जी के साथ आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में जा रहे हैं, आप उनकी बात मान नहीं रहे कि जो हमारे इंटरेस्ट में होगा हम करेंगे, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है तो आप करते रहो, जो करना है आप करो। और ये सीना तान के इसलिए करे हैं क्योंकि ये भारतवासी हैं जिन्होंने भारत को राइजिंग किया है। ये राइजिंग भारत अपने भारतवासियों के कारण है। वो इनको ताकत देता है कि डर के हम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतवासी हैं जो इंडिया शाइनिंग करते रहेंगे, कि इंडिया राइज होता रहेगा, वो जो करना है कर लो। अभी वो डरे हुए हैं, इसलिए वो नया स्ट्रैटेजी नहीं लाए। इसीलिए मेरी दरख्वास्त यही रहेगी कि भाई साहब,
अपना स्ट्रेटेजी तैयार कर लो कि वो अल्टीमेटली आपके पास आना है उनको। इंडो पैसिफिक में आ चुके हैं, इंडो पैसिफिक में वो कोई काम नहीं कर सकते बगैर इंडिया के। ज्योग्राफी देख लो, जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली इंडिया के बगैर इंडो पैसिफिक है नहीं। इंडो पैसिफिक नाम आया है इंडिया के कारण, क्योंकि इंडिया इज राइजिंग। तो ये स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ये नाम वगैरह मैंने दे रखे हैं, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है और अपने रूल्स रेगुलेशंस ये सारे बनाने हैं। और उम्मीद करता हूं इस बजट में कुछ होगा जो ये इनकम डिस्पैरिटी को दूर करने लगे। अभी खुशी की बात यह है कि जितने एमएसएमईज वगैरह हैं और जो आपके ग्रोथ हो रहा है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हो रहा है। टीयर 1 तो आपका हो चुका है, अभी टीयर 2 टीयर 3 के ऊपर कंसंट्रेशन उनका जा रहा है, कंपनियों का सेल भी वहां पे जा रहा है। तो आप देखोगे धीरे धीरे 10 15 20 साल में आपका अर्बन रूरल जो डिवाइड है वो कम होता जाएगा। तो ये इनकम डिस्पैरिटी हमने दूर करना है, अभी भी है। तो ये अगर दूर हो जाता है, जैसे मैंने कहा, वो जो बहुत अमीर है यार, अंबानी अडानी की तो मैं बात भी नहीं करता, टाटा की बात नहीं करता, वो तो बहुत अमीर है, ऐसे अमीर लोग तो रहेंगे। और जो बहुत गरीब है वो भी रहेंगे। लेकिन बीच का हिस्सा जो है वो तकरीबन तकरीबन आप अगर हल्का सा कर्व करके फ्लैट कर दो तो आपका इनकम डिस्पैरिटी निकल जाएगा। प्लस जो पैसा आ रहा है आप आत्मनिर्भरता की तरफ लगाओ, तो उसके लिए आपको नए सेबी के रूल्स और जो कुछ भी लाने हैं वो बना दे। तो आप ये जो नया डीप स्टेट का काउंसिल वगैरह आना शुरू करेगा आपके साथ, वो उनको आप दबाव डाल पाओगे, वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप उनको कंट्रोल करोगे कि ध्यान से, कि भाई अगर आप हम जो बोल रहे हैं वो नहीं कर सकते तो अपना पैसा लेके जाइए, हमें नहीं चाहिए आपका पैसा। कि भाई आपके पैसे के बगैर भी हम राइज किए, आपके पैसे के बगैर आगे भी हम राइज कर सकते। तो ये मेरा कहना था कि नए स्टेट में ये अभी किसिंजर तो हो गए, थैंक यू। जॉर्ज सोरोस भी कब तक जाता है पता नहीं, वो भी 90 प्लस का है। नए कौन लोग को लेके आते हैं इसके अंदर। इसमें एक और है, इंडिया का चार्टर भी है, उसमें क्लब ऑफ रोम के है। अब हमें भी पता है इंडिया का चार्टर है, गूगल कोई भी कर लेगा उसमें कौन कौन है, हमें पता लग जाएगा। तो हमें ये देखना है कि आज की तारीख में हम किस तरह से ये कमिटी 300 जो नेक्स्ट है क्राउन काउंसिल के नीचे, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमने अपने घर के अंदर सुधार लाना है, अपने रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज को लेके आना है। ये नया अभी चेंज हो रहा है, इसीलिए आप देखो कि फ्लिप फ्लॉप आप देखोगे पॉलिसीज जो यूएस से भी वेस्ट से भी होते जा रहा है। कभी इधर होते हैं तो कभी दूसरे साइड होते हैं, पहले वोक्स के साथ जाते हैं फिर वोक के अगेंस्ट जाते हैं। जिस तरह से हियरिंग करवा दी थी प्रिंसटन एमआईटी वगैरह की, पेन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स की अगेंस्ट, एंटी सेमिटिज्म के अगेंस्ट, 2 जन को तो रास्ता दिखा दिया कि आपको जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा अभी हल्का सा चेंजेस आ रहा है, जो डीप स्टेट किस तरह से फंक्शन करना है इस पे हमें ध्यान रखते हुए अपने पॉलिसीज को सही करके रखना, ये मेरा कहना जी। एनी क्वेरी सर इसका मतलब जी सर, इसका मतलब कि डीप स्टेट पे भरोसा नहीं रखा जा सकता। अब सर ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि द डीप स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय द Abrahamics, Islamist and the Christians, Vaticans. the And then extreme leftist vote, no, it is not controlled. They are using the leftists and the Islamists. वो चाहते हैं कि हर देश के अंदर फूट हो और वो कंट्रोल करें उसको, तो उसलिए इस्लामिस्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, देयर इज अ लॉट ऑफ इस्लामिक फुटप्रिंट अवेलेबल हियर, तो इस्लामिस्ट यूज कर सकते हैं।
लेफ्टिस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि काफी जगह यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टीज भी हैं, आपके सोशलिस्ट पार्टीज भी हैं, तो उसके थ्रू आप उनके थिंकिंग को कर सकते हो। आप देख लो किस तरह से कितना टाइम लगा है आपको जेएनयू को सुधारने में, अभी भी सुधार रहे हो उसको, और किस तरह से तो ये एक आप ये इन्होंने यूज किया था किस तरह से, मतलब पैसे बनाने हैं कैसे करने, उनको इससे मतलब नहीं था, उनके पैसे बन रहे थे और रेजिम मतलब चेंज और लड़ाइयां लेना कोई उनको कोई मतलब नहीं है कि रिलीजन से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई क्रिश्चियनिटी से लेना इस्लाम देना नहीं है, ऐसा बोलता है उनके लिए। क्योंकि अभी देख लो उनके पास इतना सारा पैसा है, मैंने कहा हेज फंड कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है, लास्ट काउंट इट वाज 550 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ये खानदान, इन सारे 15-20 खानदान है, इनके पास ये है पैसा, तो इसके बेसिस पे वो लोगों को पैसे देते हैं और बोलते हैं आप कंट्रोल करो संसार को, कि भाई हमारा पैसा बनता रहना चाहिए, हमें लॉस नहीं होना चाहिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मर गए कितने ना मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इनके नीचे ही बिल गेट्स भी आता है, उसका तो खैर वो मना भी करता है, लेकिन उसका तो ओपन एक स्टेटमेंट बोल निकला था कि जो ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते, कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है और अर्थ का रिसोर्सेज इतने पॉपुलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोब, दे हैव नो राइट टू लिव। कैन यू बिलीव इट? दिस द स्टेटमेंट इज मेड। वो मरते हैं तो मरने दो, एंड वी शुड डू इट। तो सर राम मंदिर पे क्या है, लोगों का राम मंदिर पे क्या है? बिकॉज दिस इज कमिंग अप फ्लॉप वही है एज अ ना, बिग इस्लामिस्ट को यूज करोगे तो वोक ब्रिगेड तो रोएगा, लेकिन उनको इंडिया चाहिए तो दूसरे साइड फिर बोलते हैं कि ना जी ये भी ठीक है। तो क्लासिक केस है न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC, ये तो पुराने वोक ब्रिगेड वाले हैं, ये तो रोएंगे ही रोएंगे, क्योंकि इनको इनका पैसा उसी में आता रहता था, तो जितनों को लाए हैं वो सारे यही है। लेकिन आप देख लो यूएस कांग्रेस के अंदर कितना दबाव है अभी, कि इनके जो 2-3 विमेन इस्लामिक विमेन सेनेटर्स वगैरह हैं, अपने कांग्रेस वुमेन है, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, उनसे कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। इल्हाम उमर, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, उसने कुछ बोला ही नहीं अभी तक। कैसे नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? कैसे हो गया, मुझे भी थोड़ा अब अच्छा इन्होंने भी तो नहीं बोला सर, अपना इडली डोसा वाली आंटी ने भी कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला, कैसे बोलेंगे? अब पैसे बंद हो रहे हैं ना लोगों के, पैसे जैसे ही बंद हो रहे हैं, आप देख लो देश के अंदर भी लोग जो इतने एंटी होते थे हमारे रिलीजन के, वो कैसे करवट बदल के अब आपके साथ खड़े होके बात कर रहे हैं। अपने भी एग्जाम्पल्स हैं देश के अंदर। अब पैसा खत्म हो जाता है ना, उनको पैसे मिले बोलने के लिए, पैसा खत्म, तो अब दूसरे तरफ जाओ कि शायद यहां से पैसे मिल जाए हमको। तो यही कलयुग है, पैसे के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार अच्छा, है। मेरे को सुनने में आ रहा ये था जैसे ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, हमें ख्याल रखना है, ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, काफी उथल पुथल होगा, और हमें काफी ध्यान से रहना पड़ेगा ये पीरियड। नॉट जस्ट कि अभी इलेक्शंस होने, इलेक्शंस के बाद भी, क्योंकि वो आपके 2029 के इलेक्शन को भी टारगेट करने की अभी से कोशिश करेंगे। आप देख लो कि बेचारे रागा के रैली के लिए पैसे नहीं बचे, तो जयराम रमेश क्राउड फंडिंग के लिए बुला रहे, तो पैसे भी नहीं आ रहे हैं। पिछले यात्रा तो फंड हो गया था, सब अभी वो अलग यात्रा बात है के लिए कि क्राउड पैसे फंडिंग के नहीं लिए जो लोग वो गलत जगह पैसे ले जाते हैं। है जी। नहीं सर, एक चीज मैंने जो सुनी थी विच इज वेरी इंट्रीगिंग एक्चुअली, कहा जा एक चीज जो मैंने सुनी थी विच इज वेरी इंट्रीगिंग, कहा जा रहा है कि ओल्ड डीप स्टेट एंड न्यू डीप स्टेट में एक फाइट चल रही है कि राम मंदिर पे स्टैंड क्या लेना है।
मतलब उसके बिल्कुल साथ जाना है, उसके अगेंस्ट जाना है, या चुप रहना? सी द न्यू डीप स्टेट इज वेरी क्लियर कि पैसे इंडिया के साथ बनेंगे, जो क्राउन काउंसिल है, तो वो चाहता है कि जो नए वर्कर्स होंगे वो इंडिया के साथ होने चाहिए, तो राम मंदिर के साथ होने चाहिए। लेकिन अब पुराने जो लोग हैं, 70 साल से ऊपर हो गए उनको करते हुए, ये सारा कुछ गंद फैलाते हुए, वो एक इमीडिएटली कैसे जाएंगे? उनका तो अगर चेंज हो जाता तो धंधा ही बंद हो गया। तो प्रॉब्लम ये है अभी, अब वो आपको दिख रहा है। और जो बाइडेन से वो नाराज क्यों है डेमोक्रेट्स और ये पुराने मिनियंस? पिछले साल जब जब से आया था, ओबामा के बंदे उसके साथ थे व्हाइट हाउस में, तो कई लोग तो उसको डेरिसिवली बोलते थे कि ये तो बाइडेन का पहला टर्म नहीं है, ये ओबामा का तीसरा टर्म है। लेकिन पिछले साल के शुरू तक जितने भी उसके स्टाफ में ओबामा के बंदे थे, सबको दरवाजा दिखा के बाहर फेंक दिया उसने। मिशेल ओबामा वांटेड टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस, इसने मना कर दिया, बोला मैं खड़ा हो रहा हूं। तो ओबामा और उसकी बीवी थोड़ा इससे नाराज चल रहे हैं। आप देखो, इन्होंने सेलेक्ट करके भेजा था गारसेट्टी को, हार्डकोर वोक है ये, इंडिया में आके क्या कर पा रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ब्लिंकन, न्यूलैंड, ये बचे हुए हैं क्योंकि इनका गढ़ जमा हुआ है ना, इन्होंने सब तरफ अपने दीमक की तरह सब जगह ये अंदर बैठे हुए हैं। अभी वही है ना, घासलेट तेल लगा लगा के सारे दीमक को निकालना है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है। हमने अपने घरों में भी देखा हुआ, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट एक साथ तो नहीं हो जाता ना, कबर्ड में भी करते हो तो 2-3 घंटे छेद छूद करके सारी दवाई लगाओ, फिर खोल के रखो, एक पूरा दिन खुला रखो, फिर उसके बाद फिर ही कब आप कपड़े डाल सकते हो अंदर। तो अभी हर एक इंस्टीट्यूशन से आपको टर्माइट्स निकालने, आप देखो जेएनयू से टर्माइट निकालने में कितना टाइम लग रहा है आपको। तो टू एक्सपेक्ट कि ये चेंज ओवरनाइट हो जाएगा, नहीं होगा। सो यू हैव टू बी ऑन गार्ड। So in that case, if I say कि न्यू डीप स्टेट जो है, जो बेसिकली इस वक्त फ्लाइट कर रहा है, अगर मैं बोलूँ चाइना से इंडिया की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो जो न्यू डीप स्टेट है वो या तो इग्नोरेंट है, मतलब न्यूट्रल स्टैंड है कि भैया जो करना है करें, इनका मैटर है, हमें पैसों से मतलब है, इन शॉर्ट, एंड ऑफ द डे। और आर दे टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ स्टैंड? नो, सी, देयर इज नथिंग न्यू इन द डीप स्टेट। जो क्राउन काउंसिल है वो क्राउन काउंसिल है, उनको पैसे से मतलब है। ये नीचे है कमिटी ऑफ 300 और जो फाइनेंशियल कंट्रोल वगैरह करते हैं, एक कमिटी ऑफ 300 है, उसके नीचे फाइनेंशियल कंट्रोल करते हैं। ये बदल रहा है, फाइनेंशियल कंट्रोल बदल रहा है, हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है, चाइना से सारा एफडीआई निकल गया, तो चाइना इज आउट। अब जो नया कमिटी रिफॉर्म हो रहा है, सारे जितने लेफ्टिस्ट हैं, इस्लामिस्ट हैं, उनको निकालना है। यहां पे वो चर्निंग हो रहा है, पुराना और नया का। जो काउंसिल, क्राउन काउंसिल है, जिनके पैसे हैं वो तो वही है, मे भी कुछ और एक आधा नए को ले आए, वो अलग बात है। लेकिन ये वही है जिनके खानदानी रईस हैं, इनके पैसे हैं, सब तरफ से लूटे हुए पैसे हैं। उन दिनों कॉलोनीज होते थे, हमारे भी लूटे हुए, जैसे अपने शशि थरूर जी कहते हैं ना, $45 ट्रिलियन लूटे थे, तो $45 ट्रिलियन यूके गवर्नमेंट के पास थोड़े है, वो तो क्राउन के पास है। वो तो हाउस ऑफ, बल्क ऑफ द मनी इज विद द हाउस ऑफ विंडसर। तो जब ही तो वो कहते हैं कि नहीं मैं देने के लिए ना कह रहा हूं, तो वो हाउस ऑफ विंडसर से कहाँ निकालोगे आप पैसे? तो ये वो पैसा है जो सब तरफ इन्वेस्ट करके ग्लोबल फाइनेंशियल कंट्रोल से मूव कराना चाहते हैं। अब राइट, उनको पता है कि भाई अब पैसा इनको मिलेगा भारत के साथ जुड़ने से, क्योंकि एक और भी झटका लगा ना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हो गए हो आप, और 127 आउट ऑफ 150 ग्लोबल साउथ कंट्रीज आर स्टैंडिंग विद यू।
तो वो भी है कि रिसोर्स वहां से आता है, वो भी बढ़ेगा तो भारत को चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो पुराने वाले वो तो ऐसे ही नहीं जाएंगे ना, क्योंकि इनका जो पैसा इन्वेस्ट होता था वो इन्वेस्टमेंट के कमीशन से इन्होंने भी पैसे कमाए हुए हैं, इनका पैसा बंद हो जाएगा। जो अभी जैसे लेटेस्ट एक ले लेते हैं, चैटम हाउस। चैटम हाउस के अंदर एक और भी है इनका इंस्टीट्यूट, जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या है, I2S2 बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज, लंदन बेस्ड है। ये भी चैटम हाउस के साथ, इनके साथ है। अभी उन्होंने अपने पॉलिसी में अपने जो लोगों को जो हायर करते हैं, बल्क जो हायर करते हैं, वो इनके जो स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलते हैं। अब आप वहां से बंदों को निकालोगे, वो जल्दी से निकलेंगे, क्योंकि आपने तो चार्टर में रूल्स वगैरह डाल रखे हैं ना कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या हायर करना है, कैसे हायर करना है। तो देन इट बिकम्स अ लीगल इशू अगर आप वो चार्टर तोड़ के, उसको पॉलिसी तोड़ के उसको निकाल रहे हो। So how to go about it, how to strategize it, how to clear all this uh, old school people of wokes, किस तरह से, वो समय लगता है। आप लगा लो उनको 70 साल लगे थे, तो आई वुड से बाई 40 साल के अंदर इन्होंने कंट्रोल लिया था। 45 से लेके मिड 80s तक इनके कंट्रोल में आ गया था। तो 40 साल और इन्होंने गढ़ जमा दिया है। अभी आपने तो इनको निकाल के अब कंट्रोल में लाना है ना, सारे थिंक टैंक्स को कंट्रोल में लाना है आपको, सारे आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, हॉलीवुड, ये सबको आपको कंट्रोल में ला रहा है अपना नैरेटिव के लिए। समय लगता है। आ भी रहे हैं कुछ सर, समय मंदिर है पहुंचे जी। लोग, राम मंदिर पहुंचे, आ भी रहे हैं सब बिल्कुल लोग, राम बिल्कुल मंदिर बिल्कुल पहुंचे हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आ रहे हैं, सब आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मत्था टेकने भी आएंगे, सब करने आएंगे। तो ये वो नए लोग हैं जो अब कमिटी 300 को रिवैम्प करेंगे पूरा। इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको जहां बोलेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना, पैसा ऐसे करना, वो इन्वेस्ट करेगा, वो तो हेज फंड मैनेजर है। मेन कंट्रोल है ये कमिटी ऑफ 300। अभी इसको रिवैम्प करना है इन्होंने, और ये रिवैम्प इतने आसानी से होगा नहीं। उसके बीच में, क्योंकि आप अब फलक्रम हो गए हो जिसके राउंड ये सारा कुछ है, भारत के ऊपर टारगेट आएगा। इट इज नो सरप्राइज कि आप हर दूसरे तीसरे दिन आप देखो एंटी इंडिया रैंट निकलेगा, एंटी इंडिया उनके जो रेटिंग्स बनाते हैं, एंटी इंडिया रेटिंग्स निकालेंगे, आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करता रहेगा। आपके अंदर देश के अंदर डिविजिवनेस को और कोशिश करेंगे कि लड़ाई झगड़ा हो। चाइना भी कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ करता रहे, आपके नॉर्थ ईस्ट को और आग लगाने की कोशिश करे। अब म्यांमार में तो फंस गया है वो, तो अब देखेंगे कौन से रास्ते से क्या करना चाहता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा वो। ये पीरियड ऑफ चैलेंज है जो हमने मेंटेन करके रखना है। ये आप पार कर गए, इसके बाद आपका सेंचुरी है, या सेंचुरीज हो जाएगा। तो ये पीरियड है जी अगले 10-20 साल, 30 साल, जो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो इनकम डिस्पैरिटी है उसको कम करते रहो। बिकॉज आई एम ऑलवेज अ फर्म बिलीवर कि जो भी रिजर्वेशंस वगैरह हम कहते हैं, हैज टू बी बेस्ड ऑन दी पुअर, ऑन इकोनॉमी, दी वीकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इररेस्पेक्टिव आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, प्रजाति क्या है, इररेस्पेक्टिव। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको हमने मदद करना है, ना कि जाति के कारण, ना कि प्रजाति के कारण, बिकॉज उसमें मतभेद और भेदभाव होता है। जो कुछ एक लोग होते हैं जो काफी अपना सक्सेस मिल जाता है उनको, वो सारा कुछ जो उनका रिजर्वेशन का कोटा है वो ही खाते रहते हैं। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में भी हमको एक डालने से क्या फायदा होता है कि जो इंप्रूव करके चले गए हैं, ही इज नो लॉन्गर इन द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सो ही इज आउट।
लेकिन जब आप रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड ओबीसी एंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से करते हो, irrespective if that family has become rich, very rich, he is still an OBC and he still asks for reservation. This is ridiculous. It was not meant for that. It is meant for upliftment of these people. तो जो uplift हो गए वो क्यों ले रहा है? ये तभी निकलता है जब आप बोलो economic weaker section of society. The moment the family is prosperous, he cannot be economically weaker section of society. So rightfully जो economically weaker section of society है उसको मिलेगा. And that is how you are going to assist in reducing this income disparity. So अभी yes 5 ट्रिलियन अच्छा है, पहुंच रहे हैं, हो गए हैं, पहुंचेंगे. अब मेरा केवल यही है कि इनकम डिस्पैरिटी को हमने हिट करना है, नहीं तो इसी को टारगेट करके आपको फिर तोड़ने की कोशिश करेंगे. जी जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल नीट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत.